तो फाइनली हम पहुंच गए हैं रेजिडेंसी। लखनऊ में रेजिडेंसी नाम से एक हिस्टोरिकल प्लेस है जिसको ब्रिटिश रेजिडेंसी भी बोला जाता है। तो मैं अभी वहां आ गया हूं और मेरे पीछे है ये गेट, इसका जो मेन एंट्रेंस है जिसको बेलीगारद गेट के नाम से जाना जाता है या बेलीगारद द्वार कह सकते हैं, इसके नाम से जाना जाता है। और अभी भी जस्ट मैं पहुंचा हूं, तो आगे चल के मैं दिखाता हूं कि ये ब्रिटिश रेजिडेंसी क्या है और इसके बारे में जो सारी डिटेल होगी वो मैं बताऊँगा। इस रेजिडेंसी के बहुत सारे मायने हैं, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है और ये क्यों बहुत फेमस है लखनऊ के अंदर या पूरी दुनिया में, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ बताऊँगा। पीछे संदीप भाई हैं जो कि आज मेरे साथ हैं इस ब्लॉग में, और ये पूरा एक ट्रिप रेजिडेंसी स्पेशली इस बिल्डिंग का, ये पूरे एरिया का, तो मैं सारा डिटेल आगे बताता हूँ। वीडियो बने रहिए और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू। तो अब हम लोग रेजिडेंसी में अंदर की तरफ जा रहे हैं और आगे जाके देखते हैं कि क्या क्या है। इधर संदीप भाई हैं, हाय बोलना चाहेंगे संदीप भाई हमारे, बोलिए भाई। हाय। संदीप भाई थोड़ा सा शाई फील कर रहे हैं बिकॉज आज ये कुछ अपने साथ लेके आए नहीं है। अरे यार बता दूँ, पेड़ देखो, बता दूँ, पेड़ देखो इधर। अब चूँकि हम लोग रेजिडेंसी में कदम रख चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ की खूबसूरती को देख रहे हैं, निहार रहे हैं, तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर इसको जानना है तो हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। और इतिहास में जाने के लिए हम लोग एक ही बार चलेंगे उस समय जब लखनऊ में नवाब शुजाउद्दौला का शासन था, उनका राजपाट था और वो यहाँ के नवाब थे। बात 1764 ईस्वी की है जब अंग्रेज़ों और शुजाउद्दौला के बीच में युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध 1764 में। जब इनकी हार हुई बक्सर के युद्ध में, तब अंग्रेज़ों और इनके बीच में एक संधि हुई। उस संधि के अनुसार अंग्रेज़ों ने इन्हें कहा, इनको विवश किया कि आपकी राजधानी लखनऊ में एक अंग्रेज़ रेजिडेंट रहेगा। क्योंकि आपने अगर इतिहास पढ़ा होगा थोड़ा भी तो आपको पता होगा कि हाँ, अंग्रेज़ हमेशा ऐसा ही करते थे। इन्हें मजबूरन अंग्रेज़ रेजिडेंट को रखने के लिए इस रेजिडेंसी का निर्माण करवाना पड़ा। इस रेजिडेंसी का निर्माण उन्होंने 1780 के आसपास बनवाना शुरू किया और लगभग सादत अली खान एक दूसरे नवाब हुए इनके बाद, उनके शासनकाल में आके इस रेजिडेंसी का निर्माण पूरा हुआ। लगभग 20 से 30 साल लगा था इस पूरे रेजिडेंसी को बनाने में। ये एक बहुत ही भव्य बिल्डिंग थी जिसमें अंग्रेज़ रेजिडेंट रहा करते थे। बात अब 1857 की आएंगे, लगभग करीब इसके निर्माण के 50 या 60 साल बाद 1857 में जब भारत में विद्रोह हुआ, क्रांति हुई, जो पहली क्रांति लगभग मानी जाती है। उस क्रांति में लखनऊ में बेगम हज़रत महल के नेतृत्व में जो यहाँ की सेना थी, यहाँ के जो आम लोग थे, चाहे वो निम्न वर्ग के हों या उच्च वर्ग के हों, उन लोगों ने विद्रोह कर दिया और यहाँ पे धावा बोल दिया, इस पूरे बिल्डिंग को घेर लिया। तोपों से, बंदूकों से इस पूरे बिल्डिंग पे उन लोगों ने प्रहार किया और इसको तहस नहस कर दिया। उसी के अवशेष बचे हैं जिन्हें हम रेजिडेंसी कहते हैं। इस बिल्डिंग में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, तो इस ब्लॉग में आगे बने रहिए, हम सारी चीज़ों से आपको रूबरू करवाएंगे, देखते रहिए आगे। इस रेजिडेंसी का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और आगे एक बोर्ड लगा हुआ, उस बोर्ड के अनुसार लगभग 33 एकड़ के क्षेत्रफल में ये रेजिडेंसी बना हुआ था, जैसा कि आपको दिख भी रहा हो। संदीप भाई को यहाँ कुछ मिल गया, अब उसे दिखाएंगे संदीप भाई और बताएंगे कि वो क्या है। भाई दिखाइए क्या मिला आपको, दिखाइए, इधर आके दिखाइए। इसको बोलते हैं अमलतास। अमलतास का फ्रूट मिल गया, फल मिल गया है। ये आधा है, मतलब और ये बड़ा होता है। ये तो देखने में थोड़ा सा खराब लग सकता है कि ये किस तरह का क्या है, लेकिन इसका जो बड़ा साइज होता है, इसका जो फूल होता है ना, फ्लावर जो उसका होता है, वो काफ़ी खूबसूरत होता है। मतलब अमेजिंग टाइप वाली ब्यूटी उसकी होती है। अमलतास दिखाते हैं, ये ऊपर, ये पीला पीला ऊपर दिख रहा होगा। अब वीडियो में कैसा आ रहा है पता नहीं, लेकिन ये अमलतास होता है। और ये देखिए, ये देखने में थोड़ा सा बड़ा है, इसको आप कह सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं यार, छड़ी बोल सकते हैं, छड़ी टाइप का है ये। हाँ, पहले स्कूल टाइम में जब हम लोग पढ़ते थे तो इसको ढूंढ के ले जाते थे कि सर मारेंगे तो ये जल्दी टूट भी जाएगा और चोट भी नहीं लगेगी। हाँ, होता था ना ऐसा, लेकिन उस समय नहीं पता था कि इसको अमलतास कहते हैं। लेकिन अब कुछ दिनों पहले, 1 साल पहले मुझे पता चला था कि इसको अमलतास के नाम से जाना जाता है। रेजिडेंसी का जो ये वाला हिस्सा है, इसको सिख स्क्वायर के नाम से जाना जाता था। इसका कारण ये था कि ये वाला एरिया जो एक सिख टुकड़ी थी उसके द्वारा इसका रक्षा किया जा रहा था। अब हम लोग रेजिडेंसी के सबसे बीच वाले हिस्से में पहुंच चुके हैं। आगे संदीप भाई जा रहे हैं और इधर सामने जो है ये म्यूज़ियम है। पूरे रेजिडेंसी के बीचों बीच में एक म्यूज़ियम बना हुआ है जहाँ पे
इस रेजिडेंसी से रिलेटेड और लखनऊ के इतिहास से संबंधित कुछ चीज़ों को रखा गया है। आगे 2 तोप रखे हुए हैं, बड़े तोप हैं और ये आई थिंक उसी टाइम के रहे होंगे। काफ़ी ये अच्छे हैं, काफ़ी देखने में भयंकर और बड़े हैं साइज़ में। तो हम लोग अब म्यूज़ियम के गेट के पास आ गए हैं। सामने म्यूज़ियम में काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, बहुत बड़ा तो म्यूज़ियम नहीं है, लेकिन छोटा ही है। लेकिन चलते हैं आगे, चल के देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी रेजिडेंसी में हम लोग म्यूज़ियम के पास आ गए हैं। पीछे मेरे जो दिख रहा है ये म्यूज़ियम है और अब इसके अंदर जाके क्या सारी चीज़ें, अगर पॉसिबल होगा, अलाउड होगा फ़ोटो खींचना तो खींच के उसको दिखाएंगे, वीडियो शूट करके दिखाएंगे। लेकिन तब तक हम आपको दिखा रहे हैं पीछे हमारे तोप जो रखे हुए हैं, तोप के छोटे छोटे पार्ट्स हैं। अब पता नहीं ये पूरा तोप है या छोटा सा पार्ट्स है, जो भी है इसको दिखाते हैं। ये सारे तोप दूर से देखने में तो छोटे लग रहे हैं, लेकिन नज़दीक से देखने पे काफ़ी बड़े हैं और काफ़ी मजबूत भी दिख रहे हैं। और आई थिंक ये पूरे संपूर्ण तोप हैं, इनमें और किसी दूसरे चीज़ को यूज़ नहीं किया जाता होगा। ये अकेले ही काफ़ी होते होंगे वार करने के लिए। और ये म्यूज़ियम की बिल्डिंग के ऊपर रखे हुए हैं। ये पहले से ही यहाँ पे हैं कि अभी रखा गया पता नहीं, लेकिन ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अब हम लोग आ गए हैं म्यूज़ियम में। म्यूज़ियम के बीच में ये एक बड़ा सा एक रखा हुआ मैप रखा हुआ है, जहाँ पे इस पूरे स्ट्रक्चर को, रेजिडेंसी के स्ट्रक्चर को बनाया गया है। और कुछ लेटर्स हैं पुराने, जो झांसी की रानी की लेटर हैं, और भी कई सारे पुराने पिक्चर्स हैं, फ़ोटोज़ हैं, जिनको यहाँ पे रखा गया है। और बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है यहाँ पे देखने के लिए पुराने, जैसे यहाँ पे बेली गारद का गेट है और सारी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए। म्यूज़ियम से बाहर निकलने के बाद ये पूरे बिल्डिंग, टूटे फूटे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर दिख रहा है। और आगे एक ये बड़ा सा गार्डन है, गार्डन एरिया है। और ये बीच में एक बड़ा सा क्रॉस है, हाई क्रॉस जिसको बोला जाता है। उसके नीचे जो उस समय जब यहाँ पे अटैक हुआ था, उस समय जो यहाँ के कमांडर थे इस रेजिडेंसी के, हेनरी लॉरेंस, उनकी कब्र है इस हाई क्रॉस के नीचे। तो उनको यहाँ पे स्पेशली दफनाया गया है, क्योंकि वो उस समय के सबसे बड़े अधिकारी थे इस रेजिडेंसी के। और आगे ये 2 तोप रखे हुए हैं, जो कि दिखा रहे हैं कि यहाँ कैसे, किस तरह से गौरव अभियान चला के, विजय अभियान चला के इस रेजिडेंसी के ऊपर भारतीयों ने कब्ज़ा किया था, अपना अधिकार जमाया था। काफ़ी हिस्टोरिकल, काफ़ी अच्छी जगह है ये। तो अभी हम लोग रेजिडेंसी का काफ़ी हिस्सा घूम चुके हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेस है। अगर आपको हिस्टोरिकल चीज़ों में इंटरेस्ट है, और अगर नहीं भी है तो भी आप यहाँ आएँ, घूमें। काफ़ी अच्छा जगह है ये। और विशेष तौर से तो अगर ये हिस्टोरिकल देखा जाए तो फेमस है ही, लेकिन आधुनिक युग में जो प्रेमी युगल होते हैं उनके लिए भी बड़ा ये प्रचलित जगह है, बहुत ही फेमस है। यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा स्पेस मिलता है, तो हिस्टोरिकल चीज़ें, तो बिल्डिंग, टूटी फूटी चीज़ों को देखने के साथ साथ आप प्रेमी युगल को भी देख सकते हैं एक साथ, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हुए। बहुत सारे लोग, एक्चुअली मेरे मन में भ्रम था कि वो प्रेमी युगल के लिए ही ये जगह है, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ बहुत कुछ है। तो आप ज़रूर आएँ, इसको ज़रूर देखें। इस रेजिडेंसी में अभी मैं जहाँ पहुँचा हूँ, इस जगह का नाम है सेंट मैरी चर्च एंड कब्रिस्तान। ये बहुत ही यूनिक, बहुत ही अलग तरह का जगह है। हालांकि सारी जो कब्रें होती हैं वो बहुत, मतलब सारा सेम चीज़ होता है कि कब्रों में लोग को उनके मृत्यु के बाद दफना दिया जाता है। लेकिन इसके बारे में सबसे अनोखी चीज़ ये है कि इस रेजिडेंसी में जब घेराबंदी किया गया था, मतलब कि भारत के लोगों द्वारा, जो भी भारत के सैनिक थे, भारत के आम लोग थे, जब उन लोगों ने रेजिडेंसी के चारों तरफ घेरा किया था, तो उस समय गोला बारूद से जितने लोगों की मृत्यु हो रही थी इस रेजिडेंसी में रहने वालों की, उन सभी लोगों के डेड बॉडीज़ को इस कब्र के अंदर दफना दिया गया था। और वो कोई बाकायदा क्रिमेशन नहीं हुआ था, अंतिम संस्कार तौर तरीके से नहीं हुआ था, एक नॉर्मल प्रार्थना कर करके यहाँ पे दफना दिया जाता था। तो करीब इसके अंदर 2000 से अधिक लाशें जो हैं दफन हैं, वो चाहे बच्चे की हो, किसी बूढ़े बुजुर्ग की हो, महिलाओं की हो, अनगिनत लाशें इस कब्र के अंदर दफन है। ये जो कब्र है ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत आता है और उसके द्वारा यहाँ मरम्मत कार्य वगैरह भी करवाया जाता है, जो भी ज़रूरी होता है। तो अभी चल के इन कब्रों को मैं दिखाने का थोड़ा सा प्रयास करूँगा। और यहाँ भी मरम्मत कार्य भी चल रहा है। और हिस्ट्री के हिसाब से जो भारतीय इतिहास है और जो 1857 की क्रांति थी उसके इतिहास, उसके हिसाब से ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। कैमरा करना भाई। तो इन कब्रों का मेंटेनेंस का काम चल रहा है, मरम्मत का कार्य चल रहा है, जो कि भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा करवाया जा रहा है। यहाँ इस साइड भी कुछ लोग मरम्मत कर रहे हैं और ये जो सारी कब्रें ही दिख रही हैं। और ये सारी कब्रों का संबंध जो है 1857 में जो यहाँ पे विध्वंसकारी आक्रमण हुआ था, भारतीयों के द्वारा किया गया था, उसी का परिणाम है। और जितने भी अंग्रेज़ थे, जो उनका घमंड था, वो सारा घमंड चूर हो गया। और कुछ ही दिनों में
उनके पत्नियों के, उनकी माताओं, उनकी बहनों, उनके बच्चों की जो लाशें थी वो यहाँ पे दफन होनी शुरू हो गई थी। पुरातत्व विभाग के द्वारा कुछ मेंटेनेंस का काम करवाया जा रहा है। तो ये भाई जो हैं किसी कंपनी के थ्रू हैं जो यहाँ पे बना रहे हैं, इसको मिशन का काम कर रहे हैं। तो इनसे पूछ रहे हैं कि ये जो पीछे मसाला रखा हुआ है यहाँ पे, इस मसाले में क्या क्या डाला गया और किस प्रकार का ये मसाला है, ये भाई बताएंगे। तो इनसे पूछते, बताइए क्या क्या है इसमें? इसमें सुर्खी है भाई, और चूना है, और उड़द की दाल है। उड़द की दाल भी डाली गई है? हाँ, उड़द की दाल भी डाली जाती है। तो और सीरा भी डाला जाता है। तो कितना डाला जाता है? उड़द का दाल कितना डाला जाता है? तो अगला हिसाब से मसाला होता है, उसी हिसाब से बनता है। लगभग 1 बाल्टी के मसाले में उड़द का दाल कितना होगा? एकदम वही 1 किलो होगा। 1 किलो। अच्छा, और क्या है? और गोद भी पड़ता है इसमें, और बेल पड़ता है। इमली भी बता रहे हैं? नहीं, इमली नहीं पड़ता। बेल पड़ता है। अच्छा, तो बेल का मतलब क्या, कच्चा बेल तोड़ के डाला जाता है? नहीं, हाँ बेल का वो बेल मतलब है तो भिगो दिया जाता है। हाँ हाँ, उसका सीरा पड़ता है। सीरा का पड़ता है। अच्छा, ताकि ये मजबूत रहे, बढ़िया रहे। ये रखा है मसाला। धन्यवाद भाई। हाँ, तो ये जो दिख रहा है ना मसाला, इसका जिस मसाले से बनाया जा रहा है, यहाँ पे जो कब्रें हैं जो थोड़ी सी ख़राब हो चुकी हैं, उनको मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है। तो इसमें उन्होंने जैसा कि बताया कि वो भी पड़ा हुआ है, बेल पड़ा हुआ है। बेल को बता रहे हैं कि थोड़ा सा भिगो के और फिर उसको बॉयल वगैरह समथिंग करके, और उसका जो सीरा बनाया जा रहा है वो सीरा इसमें डाला जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें करके इन जो भी कब्रें हैं उनका मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है। और यहाँ बहुत सारी कब्रें हैं, लिखा हुआ है कि 2000 से अधिक कब्रें हैं। तो ये 2000 से अधिक कब्रें हैं, चारों तरफ जहाँ देखो वहाँ हर जगह कब्रें हैं। और ये सारे के सारे जो हैं ये ब्रिटिशर्स जितने भी थे जिनका डेथ हुआ था यहाँ पे, जो इंडिया को लूटने आए थे, वो लूट तो लिए लेकिन लूटे हुए धन और अपने शरीर को ले नहीं जा पाए वापस ब्रिटेन, यहीं पे मिट्टी हो गया। और आज भी हमें दिख रहे हैं, और हमारे भारत के गौरव गाथा को ये लोग प्रदर्शित भी कर रहे हैं कि भारत ने कैसे आज़ादी प्राप्त की थी, कैसे आज़ादी पाई मेरे थी। ख्याल से बाड़ा में जो भी मटेरियल हुआ है यूज, वही इसमें भी हो रहा है यूज हमारे हिसाब से। अच्छा, उड़द की दाल है, और चने की दाल है, इमली है, सत्तू है, ये सब चीज़ें। हाँ, मतलब जो परंपरागत जो ट्रेडिशनल चीज़ें थी जिनसे ये चीज़ें काफ़ी मतलब माहौल हाँ बिल्डिंग काफ़ी का। दिनों तक स्टेबल रहे, तो उन चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है। अब उड़द का दाल प्रयोग करना मतलब कि बहुत ही कॉस्टली काम हो गया, बहुत ईजी नहीं है। उड़द का दाल मुझे लग रहा है कि 150 रुपये किलो के आसपास है ना? उड़द का दाल क्या रेट है? 150 के आसपास उड़द का दाल है। और वो बता रहा है 1 बाल्टी में लमसम 1 किलो दाल पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो मतलब ये काफ़ी कॉस्टली काम है, बहुत आसान नहीं है। अभी इस रेजिडेंसी के एक जर्जर भवन में बैठे हैं, जो आई थिंक डबल स्टोरी रही होगी अपने टाइम में, मतलब 2 मंजिल की रही होगी लगभग। इस बिल्डिंग में ये पूरा टूटा हुआ भाग है। संदीप भाई हमारे साथ। दिखा दो इधर आगे वाले। और यहाँ पे देखिए रेलवे लाइन का जो पहिया वो होता है ना, पटरी टाइप का यहाँ पे बिम है। और ये आई थिंक उसी टाइम का होगा। इसके ऊपर छत लगा होगा, पत्थर रख के। छत रही होगी अपने ज़माने में। हाँ। तो संदीप भाई इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे, इस रेजिडेंसी बिल्डिंग या भवन के बारे में? इधर देख के बताइए सर। नहीं, इतना बता दिया इस बिल्डिंग के बारे में, अब कोई शब्द नहीं बचे कि हम कुछ बोलें इसके बारे में। ये रेजिडेंसी के अंदर की ये जो बिल्डिंग है, इसको उस टाइम पे ये सबसे मेन बिल्डिंग थी, लेकिन जब यहाँ पे अटैक हुआ था उसके बाद इसको अस्पताल के रूप में यूज़ किया गया था। आज के टाइम में तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पूरी तरह से जड़ अवस्था में है। लेकिन उस समय ये बहुत ही भव्य बिल्डिंग थी, जैसा कि बाहर बोर्ड पे लिखा हुआ है। ये काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग थी, संगमरमर का प्रयोग किया गया था। और बहुत सारे यहाँ पे जो यहाँ का फर्नीचर था वो बहुत ही उच्च कोटि का था, बहुत ही अच्छे लेवल का था। लेकिन आज के टाइम पे यहाँ कुछ नहीं है, बस इसका एक अवशेष बचा है, जिसको देख के ये लग रहा है कि हाँ ये 2 मंजिल की एक ऊँची बिल्डिंग रही होगी, छोटी बिल्डिंग नहीं रही होगी। और बाकी यहाँ पर कुछ नहीं है फ़िलहाल। ये देखना अपने आप में बहुत ही रोमांचक चीज़ है, एडवेंचरस है, तो इसे ज़रूर देखें।
इस रेजिडेंसी की जो सबसे ख़ास बात मुझे दिखी ना वो कि इस पूरे रेजिडेंसी में इस गर्मी के सीज़न में पशु पक्षी जो भी मतलब पशु इन द सेंस की जो ये गिलहरी है और जो भी पक्षियाँ इस पूरे पार्क में हैं बहुत ज़्यादा हैं, उनके लिए पानी की अच्छी व्यवस्था की गई। मतलब जो समुचित व्यवस्था की जाती है ना वो है। दिखाते हैं कैसे। यहाँ पे एक इसमें पॉट में पानी रखा हुआ है, कुछ अनाज रखे हुए हैं। पूरे रेजिडेंसी में ये व्यवस्था की गई है। इधर मेरे सामने भी हम लोग हर जगह देखें, जहाँ भी कई जगह तो है कि प्लास्टिक के भी बर्तन हैं, जहाँ मिट्टी का नहीं वहाँ पे प्लास्टिक का बर्तन जगह जगह रखा, मतलब जो कि बहुत ही काबिल तारीफ़ चीज़ है। तो इस तरह रेजिडेंसी का मेरा ये ब्लॉग यहीं समाप्त हो रहा है। अब हम यहाँ से बाहर जाएंगे। ये ब्लॉग हमें काफ़ी अच्छा लगा और ये प्लेस, ये जगह काफ़ी बढ़िया लगा। अगर आप यहाँ के हैं, लखनऊ के हैं तो आप ज़रूर आएँ। आप बाहर के हैं तो कभी भी लखनऊ आएँ तो ये ज़रूर देखने आएँ। फ़िलहाल अब हम लोग बाहर निकल चुके हैं, संदीप भाई के घर की तरफ जा रहे हैं। सामने सनसेटिंग हो रही है जो कि सबसे मेरा फेवरेट व्यू है। मैं अपने ब्लॉग में हमेशा जब भी मुझे मौका मिलता है सनसेटिंग ज़रूर मैं शामिल करता हूँ। मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है सनसेटिंग। तो इस समय अब घर जाने का समय हो गया है। ये ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस चैनल को, इस वीडियो को दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।